नेपोलियन के इजिप्ट पर आक्रमण के दौरान फ्रेंच आर्मी को नील नदी के तट पर स्थित एक रोसेटा नाम के शहर पर पहुंची थी। वहां किले की खुदाई के समय फ्रेंच आर्मी के एक अधिकारी पियरे फ्रांकोइस बुचार्ड को एक मिस्टीरियस पत्थर मिला था। इस पत्थर पर स्ट्रेंज लैंग्वेज में इनस्क्रिप्शंस खुदे हुए थे, जिन्हें कई सालों तक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट ने समझने का प्रयास किया, और जब उन्हें यह समझ में आया तो उन्होंने इस पत्थर से हजारों साल पुरानी भाषा को भी डिकोड कर लिया, जिसके नामो निशान तक मिट चुके थे। यह पत्थर मिस्र की प्राचीन लैंग्वेज को डिकोड करने में की तरह काम आया था। हमारे इतिहास में इजिप्ट के साथ साथ तीन और सभ्यताएं भी फल फूल रही थी, माया, मेसोपोटामिया और इंडस वैली। अब ताजुब की बात यह है कि जहां माया और मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट्स डिकोड कर ली गई है, वहीं इंडस वैली स्क्रिप्ट को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। अब सुलझ नहीं पाया, यह सुलझाने दिया नहीं जा रहा, क्योंकि एक बार इंडस वैली स्क्रिप्ट सुलझ गई तो बहुत से प्रोपेगेंडो का खात्मा हो जाएगा और भारत का सही प्राचीन इतिहास हम सबके सामने आएगा। हम सबको पता चलेगा कि क्या सच में आर्य विदेशी थे, जैसा कि ब्रिटिश इन्वेडर्स प्रूफ करना चाहते थे, जिससे भारत की भूमि पर कोई भी दूसरी मानव जाति अपना नेटिव अधिकार न जता पाए। इसके अलावा क्या आर्य और द्रविड़ दो अलग अलग जातियां थी, या फिर उनमें कोई भेद नहीं था? और कैसे ब्राह्मी, देवनागरी और द्रविड़ लिपियों का जन्म हुआ? क्या इंडस वैली वैदिक सभ्यता थी या कोई माइग्रेटरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन? नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं उनान्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने पूर्वजों की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में असफल क्यों रहे हैं। क्या यह कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है या फिर कोई साजिश? तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को डिकोड करना तो दूर, बल्कि हमें यही नहीं पता कि वह लिपि भाषा है या फिर केवल सिंबॉलिक मार्क्स है। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि अन्य सभ्यताओं के मुकाबले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई तो यहाँ पर कई गुना ज्यादा संख्या में सिंबल्स मिले हैं, जिसके कारण यह लगता है कि यह कोई अल्फाबेट बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, बल्कि किसी और तरह की स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है। और बात यहाँ तक चली जाती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर थे, कॉलिप्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट थीसिस, द मिथ ऑफ द लिटरेट हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता को कम पढ़े लिखों या अनपढ़ों की सभ्यता कहा गया है। और यूनिवर्सिटी के अनुसार जो चार सभ्यताएं साथ में फल फूल रही थी, माया, इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनमें से तीन, माया, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया, यह ज्यादा विकसित सभ्यताएं थी और इसी कारण इन तीनों सिविलाइजेशन में प्रॉपर फॉर्म में लैंग्वेज विकसित हो गई थी। वहीं अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो वहां पर लैंग्वेज अभी अपनी प्रिमिटिव फॉर्म में थी और सांकेतिक चिन्हों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता था। इस रिसर्च पेपर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उनकी मानसिक क्षमता में कि वह एक लैंग्वेज को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। अब चलिए उन कर्म को देख लेते हैं जिसके कारण इस रिसर्च पेपर में इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मैं आगे आईबीसी बोलने वाला हूं, एक इलिटरेट सिविलाइजेशन क्यों बोला गया है। पहला कारण ये बताया गया है, आईबीसी के एक्सकैवेशन से हमें जितनी भी चीज मिली है, 4000 से लेकर 5000 चीज मिली है, उन सब में कहीं पर भी इस सिविलाइजेशन के भाषा का एक पैराग्राफ तक नहीं मिला है। सबसे लंबा जो लेख है उसमें केवल 17 ही लेटर, और अगर इन सारे इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाए तो हर 100 में से आपको एक ही इंस्क्रिप्शन मिलेगा जहां पर इन लेटर्स की संख्या 10 तक जाती है। बाकी सब में यह संख्या या तो 5 है,
3 है या 6 है। अगर एवरेज निकाले तो सभी इनस्क्रिप्शंस में जो लेटेस्ट की संख्या है उसका एवरेज 4.6 आता है। और इसी कारण यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च पेपर है यह मानता है कि यह कोई लैंग्वेज ना होकर बस कुछ सांकेतिक चिन्ह थे। अभी जो आर्गुमेंट है इस पर पहले भी कई भाषाविदों ने काम कर रखा है और उनका यह मानना है कि जो लंबे लेख थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के हो सकता है वह किसी और चीज पर लिखे जाते हो जैसे पेड़ की छाल पर, सिल्क पर, पाम लीव्स पर, और यह सब चीज पेरिशेबल होती है, समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। तो हो सकता है कि उनके लंबे लेख इस प्रकार से नष्ट हो गए हो और क्योंकि जो स्टोन्स होते हैं, क्ले होता है, यह बहुत दिन तक चलता है इसलिए हमें पोर्ट्स मिले हैं, सेल्स मिली है। तो हो सकता है कि लंबे लेख इन पर ना लिखे जाते रहे हो और छोटे लेख इन पर इंस्क्राइब्ड किए जाते रहे होंगे। हो सकता है जो पॉट जो व्यक्ति खरीदता वह अपना नाम अंकित करता रहा हो या जिस भगवान के लिए वह पॉट अर्पित करने जा रहे हो उसका नाम वहां पर अंकित किया जाता रहा हो। अन्य भाषाविदों का मानना है कि लंबी लेख का ना मिलाना यह प्रूफ नहीं करता है कि जो स्क्रिप्ट है यह लैंग्वेज नहीं थी, केवल सांकेतिक चिन्ह थे। और इन भाषाविदों का यह भी मानना है कि कभी न कभी आईबीसी के एक्सकैवेशन में हमें लंबे लेख भी मिल सकते हैं। दोस्तों दूसरा कारण है लास्ट नंबर ऑफ साइनस का होना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आईबीसी के एक्सकैवेशन से 400 से 500 के करीब करीब यूनिक चिन्ह मिले हैं। और उसके बाद एक फैक्ट इसमें और जुड़ता है कि अगर आप इंडिविजुअल इनस्क्रिप्शंस और सेल्स को देखें तो उन पर जो लेटर्स आए हैं उनमें रिपीटेशन नहीं होता है। तो यह दोनों फैक्ट है, ढेर सारे साइनस का होना और उनका रिपीट ना होना, खासकर इंडिविजुअल इनस्क्रिप्शन में। तो ये दोनों फैक्ट्स इशारा करते हैं कि जो आईबीसी की स्क्रिप्ट है वह एक फुली इनेबल लैंग्वेज नहीं थी। अब यहाँ पर कितने भी ढेर सारे हमारे पास सिंबल्स हो आईबीसी को लेकर, लेकिन बहुत ढेर सारी स्टडीज में यह पाया गया है और सब ने मिलकर एग्री किया है कि केवल 20 से 30 सिंबल्स ऐसे हैं जो पूरे इंडस वैली इनस्क्रिप्शंस का एक बड़ा भाग बनाते हैं। महादेव जी जो कि भारत के फेमस एपीग्राफिस्ट है, उनके अनुसार आईबीसी के जितने भी इनस्क्रिप्शंस मिले हैं केवल 8 सिंबल उसका 31% बनाते हैं। और अगर 20 सिंबल्स को ले लें तो 50% इनस्क्रिप्शंस बन जाते हैं। तो आईबीसी की स्क्रिप्ट को डिकोड करना जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। और जैसा कि पहले भी बताया कि इस रिसर्च को लेकर जांच करना या करवा पाना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ पॉलिटिक्स, रिलीजन और हिस्टोरिकल डोमिनेंस सब जुड़ा हुआ है। आप एक पर्सपेक्टिव को सुनेंगे तो दूसरा गलत लगने लगेगा और दूसरा सुनेंगे तो पहला। जब सिंधु स्क्रिप्ट की एंट्रापी को उसकी लेंथ के अगेंस्ट प्लॉट किया गया तो यह पाया गया कि इंडसेंड भी उसी जोन में फल करती है जिसमें सारी लैंग्वेज फॉल करती हैं। और साथ में जब आईबीसी के एक्सकैवेटेड सेल्स, टैबलेट्स और पटरी को और अच्छे से पढ़ा गया, उन पर इंस्क्राइब्ड डिस्क्रिप्शन की और स्टडी हुई तो यह भी डिकोड हो गया थी। वह राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। अगर आप आईबीसी की सेल से टैबलेट्स को देखें, उनके इंस्क्रिप्शंस को देखें तो आपको
हैं, जिसे पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है। कुछ भाषाविदों का मानना है कि जो आईबीसी की स्क्रिप्ट या फिर लैंग्वेज थी वह इससे भी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी थी, और जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, जैसे एक अक्षर का उसके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, इस तरह के भी जो फीचर्स थे या गुण थे वह हमें आईबीसी स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से कई इनस्क्रिप्शंस को देखें तो वहां पर कई ऐसे चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे जिन थोड़े थोड़े वेरिएशंस हुए रहेंगे, जो उनका मूल चिन्ह है, प्राइमरी मार्क है या साइन है, वो वैसे ही रहता है। बस उसमें थोड़े बिंदु या थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज जोड़कर उनके वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं, जिससे यह भी प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं यह लैंग्वेज मॉडल लैंग्वेज की तरह इवॉल्व होना शुरू कर दी थी। अब दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि कैसे इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड किया गया था, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें रोसेटा स्टोन मिला तो वो एक की साबित हुआ था, और उसकी वजह से हम इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड कर पाए थे। रोसेटा स्टोन में 3 लैंग्वेज थी, जिनमें एक ही बात 3 लैंग्वेज में लिखी हुई थी, और इन 3 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज थी एंशिएंट ग्रीक, जिसको लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स पढ़ सकते थे, और इसी वजह से फिर इजिप्शियन लैंग्वेज भी डिकोड हो गई थी। अब अगर हम अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो अभी तक हमें कोई ऐसा रोजित स्टोन नहीं मिला है, लेकिन संभावना पूरी है कि ऐसा कोई हमें रोजित स्टोन मिल जाए, क्योंकि जो आईबीसी के लोग थे वह व्यापार करने के लिए इजिप्ट और मेसोपोटामिया जाते रहते थे, तो हो सकता है कि कोई ऐसा हमें स्ट्रक्चर मिल जाए या फिर कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए जहां पर हमारी जो भाषा है आईबीसी की और जो बाहर की भाषा है जो हम डिकोड कर लिए हैं, वह दोनों वहां पर उपलब्ध हो और हम मैच कराकर अपनी आईबीसी लैंग्वेज को डिकोड कर पाएं। दोस्तों जो आईबीसी स्क्रिप्ट का मूल रूप है, ओरिजिनल फॉर्म है, वह अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। जितनी भी रिसर्च हमने की है उसमें से लगभग 60 से 70% सिर्फ स्पेक्युलेशंस है। शायद अभी भी हम किसी रोजित स्टोन के इंतजार में हैं, और डर इस बात का है कि कहीं हम अपने अपने बेसिस के चक्कर में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के स्रोत से दूर न निकल जाएं। मेरी पूरी उम्मीद है कि भारत के लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स इतिहास के इस पन्ने को भी डिकोड कर लेंगे, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत के इतिहास के इस पहलू के भी विषय में आपको कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों भारत की प्राचीन सभ्यता को लगातार अनपढ़ों की सभ्यता बताने का प्रयास किया जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यह वही सभ्यता थी जिसे विश्व को उच्च कोटि के मैथमेटिशियन और फिलोसफर्स दिए हैं। यह वही सभ्यता है जिसने हाईली स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथमिक लैंग्वेज मशीन अष्टाध्यायी दी है। दोस्तों अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने परिवारजनों में जरूर साझा करें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।